believe in yourself, because success comes to those who believes in the beauty of their dreams, and you don't need permission to fly, because the wings is yours and the sky belongs to no one. हेलो स्टूडेंट्स, एमएलएस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। जो जामिया मिलिया में रैंक 5 लेकर के आई है मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में, और एमी मिलिया में ऑल इंडिया रैंक 81 लेकर के आई हैं। तो आइए हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करते हैं, यानी इनका सिलेक्शन जामिया एमी दोनों जगह हुआ है। ये नतीजा है इनके हार्डवर्क का, डेडिकेशन का, कंसिस्टेंसी का और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने का। तो आइए हम लोग जानते हैं इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में जो इन्होंने एक साल जो है इन्होंने फेस किया, और फाइनली 2 यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो सबसे पहले नम्र आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you so much, sir. I am grateful and glad to be a part of your podcast. And I want to ask that how are you doing? आई एम फीलिंग ग्रेट एंड आई वुड लाइक टू नो कि जामिया और एमयू दोनों जगह आपका सिलेक्शन हुआ। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि है ना, एक यूनिवर्सिटी में हो जाए तो बड़ी बात है, राइट? दो एग्ज़ाम निकाल के कैसा लग रहा है आपको? Sir, I am feeling very grateful, and it cannot be expressed in words actually. It's like I am feeling butterflies in my stomach. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा नंबर, आप ये बताइए, जामिया में टॉप 500 में जगह बनाना, फिर इंटरव्यू फेस करना एंड फाइनली टॉप 60 में जगह बनाना, रेगुलर में आपका एडमिशन हुआ, तो जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन था बेटा आपका? सर 12 को हमारा जो इंटरव्यू था वो कंक्लूड हुआ था, और 15 को ही रिज़ल्ट आ गया था इतनी जल्दी। तो आपने पोस्ट किया ग्रुप पर कि रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड, उसके बाद आपने PDF भेजी, मैंने उसमें अपना रोल नंबर टाइप किया, और उसके बाद फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे इमोशन साथ में थे। एक्साइटेड भी थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि बस मुझे क्लिक करना था, और उसके बाद फिर मुझे अपना रिज़ल्ट, पूरी जो साल की मेहनत थी उसका नतीजा सामने आने वाला था। लेकिन उसी वक्त मेरे जहन में एक शेर आया, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है एंट्रेंस एग्ज़ाम मगर एग्ज़ाम ही तो है। और ये हमारे टीचर्स ने भी हमें सिखाया था कि एग्ज़ाम जो होता है वो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पर पूरी लाइफ नहीं होता है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया और फिर क्लिक किया, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मैं स्टैचू बन गई थी। मुझे नहीं पता था रिएक्ट कैसे करना है, मैं भूल गई रिएक्ट करना। तो उसके बाद फिर मेरी आप ही मेरे पास आई, पूछा क्या हुआ। उसके बाद मैंने उनको सीधा बस दिखाया, PDF शो की, उसमें हाईलाइटेड में मेरा रोल नंबर था, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मुझे खुशी हुई बहुत। इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी डर लग रहा था, आपने बताया था कि रात को आपने देखा, सही बात है? यस सर, जब इंटरव्यू की लिस्ट आई थी कि किस किस का नाम आया है, तो मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि आ गया रिजल्ट। मैंने बस जब सब लोग रात में सो गए उसके बाद बहुत डर डर के अपना देखा रोल नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद फिर उसे टाइप किया, और फिर मैंने सोचा बस क्लिक कर ही देते हैं, और फिर मैंने देखा वो हाईलाइट होके ऑरेंज में मेरा रोल नंबर आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इंटरव्यू में अब नाम आ गया है ना, सारा डर खत्म। फिर एक और टेंशन होगा कि है ना, अब तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है फिर ज़्यादा। अच्छा नम्रा, उसके बाद जो फैमिली को आपने बताया तो क्या था रिएक्शन पापा का, मम्मी का? पेरेंट्स घर पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो मैंने उनको कॉल करी, उनको बताया। मम्मा पापा दोनों बहुत खुश हुए, और मम्मा जो थी उन्होंने मुझसे बोला कि 2 रकात नफिल पढ़ो सबसे पहले। अच्छा नम्रा, थोड़ा सा आप ये बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यूपी मेरठ से हैं, और लेकिन मैं जो हूँ वो दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, और मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो मैंने जामिया से की है। आप इंटरनल थे? यस सर। अच्छा, इंटरनल होने के बावजूद एक तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है, बट आपका सिलेक्शन मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में हुआ है, राइट? खैर एनीवे, अच्छा नंबर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप फ्रेशर थे या ड्रॉपर? सर आई वॉज अ ड्रॉपर। अच्छा, आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है। यस सर। आपने इसके अलावा जामिया एमयू के अलावा और भी कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं? यस सर, मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी, जब मैंने सोचा कि लॉ में जाना है, तो मैंने सबसे पहले क्लैट और एलेट की तैयारी की थी, और लेकिन उसमें मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला था। तो उसके बाद आई वॉज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, देन आई डिसाइडेड टू ट्राई जामिया एंड AMU। अच्छा, क्लैट में क्या स्कोर रहा था आपका? सर क्लैट में माई स्कोर वॉज 64। 64 स्कोर was 64। और रैंक क्या थी? सर रैंक वॉज अराउंड 8000। 8000 रैंक जनरल में, राइट? यस सर। अच्छा नम्रा, तो देखा व्यूअर्स आपने, नम्रा का जो है क्लैट के अंदर 8000 रैंक है ना, टॉप एनालिस्ट तो नहीं मिलने वाले थे। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया इससे मूव ऑन करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, राइट? एंड डेफिनेटली फिर उन्होंने जामिया में दोनों की प्रिपरेशन शुरू कर दी एंड दोनों का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो, अगर आपने हिम्मत बनाई रखी तो डेफिनेटली आप जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं नम्रा से, आगे एक पॉडकास्ट को बढ़ा। अच्छा नम्रा, आप ये बताओ, जो क्लैट का जो एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, एग्ज़ाम तो दे लिया, आपको मालूम है, फिर उसके बाद अपने प्रिपरेशन फिर फ़ौरन शुरू कर दी या रिजल्ट का वेट करी थी क्लैट का?
सो पहले मैंने अपना रिज़ल्ट देखा था क्योंकि क्लाट और एलेट वाज माय फर्स्ट ऑप्शन, बट इट वाज नॉट द लास्ट। मुझे वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि और भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि जामिया और एएमयू टॉप 10 रैंक में आते हैं। उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने फ़ौरन अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। दिसंबर में ही मैंने यकीन 3.0 बैच था, मैंने ऑनलाइन बैच लिया और अपनी प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करी। अच्छा, आप यकीन 3.0 की स्टूडेंट थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा नम्र, आप ये बताइए, आपने यकीन 3.0 बैच ज्वाइन किया तो एमएलएस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? और कई बार कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग करवाते हैं, तो क्या सच्चाई है? मुझे यूपीएससी का तो पता नहीं, क्योंकि मैंने लॉ के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा। हर एक चीज़ मुझे पढ़ाई गई, बेसिक से एडवांस तक। और जो लोग ये क्लेम करते हैं शायद वो नहीं पढ़ा पाते होंगे, और वो जो बोलते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते होंगे, इसीलिए वो एक्यूजेशन लगाते हैं। अच्छा नम्रा, एक और एक्यूजेशन लगता है कि एमएलएस जो है रिजल्ट खरीदता है, तो हमने आपको कितने में ख़रीदा है? सर मैंने तो बैच लिया था यकीन 3.0 बैच, और बैच के साथ साथ आपने हमारा यकीन ख़रीदा है, और उसी यकीन के साथ हमने प्रिपरेशन करी, और आज हमारे रिजल्ट सबके सामने हैं। और Very लोगों का good. काम है बोलना, तो लोग बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने नम्रा। चलिए थोड़ा हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये तो एक नॉर्मल एक्विजिशन वाली बात थी। अब हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, सुनने में आया कि है ना 2 घंटे या 1 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका डेली का क्या रूटीन था? आप कितने घंटे पढ़ते थे? थोड़ा डिटेल में बताइए। सर टॉपर्स का तो मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने शेड्यूल वाइज प्रिपरेशन नहीं की अपनी, मैंने टास्क वाइज प्रिपरेशन की। और ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है आप इफ़ेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो। अच्छा नंबर, आप ये बताओ, क्लासेस होती थी एमएलएस में, है ना, लंबी क्लास लगती थी, तो आप है ना सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी होता था। सेल्फ स्टडी और क्लासेस को कैसे मैनेज करते थे आप? मेरा बैच ऑनलाइन था, वहाँ उसमें क्लासेस होती थी, पहले तो डेली क्लासेस होती थी, तो मैं पहले क्लासेस करती थी, उसके बाद फिर क्लासेस का रिवीजन करती थी और अपना टास्क बना लेती थी कि हर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करना है। अच्छा, तो जैसे आपने 5 सब्जेक्ट की बात करी बेटा, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल करंट अफेयर्स लगता था, क्योंकि ऑल्दो आई लाइक करंट अफेयर्स, बट वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो कवर नहीं हो पाता, और अगर बैकलॉग हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है एक साथ रिवाइज़ करना सबको। तो मुझे करंट अफेयर्स थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, लेकिन अगर हम मंथली रिवाइज़ करेंगे करंट अफेयर्स को, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो ये भी टैकल हो सकता है। इस बार तो करंट अफेयर्स ने तो गेम चेंज कर दिया है। करंट अफेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स रहा, तो क्या रिएक्शन था जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गई तो? सर जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्लासरूम में मैं पहुंची तो वहाँ पे जो सीट थी हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा छोटी सीट थी। वहाँ पे सिर्फ इतनी जगह थी कि आप क्वेश्चन पेपर रख सकते हो, और ओएमआर को भी मैंने उसी के ऊपर रखा हुआ था, और बाकी सारा सामान मैंने नीचे रख दिया था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे ही द मोमेंट आई ओपन द क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट सेक्शन वॉज करंट अफेयर्स, और जैसे ही मैंने करंट अफेयर्स देखा, मुझे करंट लग गया देखकर उसको। करंट लग गया? और उसके बाद लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये टाइम नहीं है करंट लगने का। फिर उसके बाद क्या करा आपने? मैंने सोचा ये मंजिल आसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। मैंने सोचा अगर मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल आया है, और अगर 30 क्वेश्चंस को हटा दें तो 120 का पेपर मैंने मान लिया, और उसके बाद मैंने उसे सॉल्व किया। अच्छा, तो ये बताइए, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आप निकली, राइट, तो क्या रिएक्शन था आपका और बाकी बच्चों का, स्पेशली दोस्तों का? सर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी, तो फ्रेंड्स तो मेरे नहीं थे, लेकिन जब मैं क्लासरूम से निकली तो मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट्स मिल गई एमएलएस की। मुझे सफ़ा मिली और महविश मिली, मैंने उनको देखते ही पहचान लिया और मैंने उनसे फिर बात करी। तो उसके बाद वो लोग काफ़ी खुश थे कि हमारा पेपर अच्छा गया है। और लेकिन मेरा रिएक्शन मैं थोड़ी सैड थी। मुझे लग रहा था कि पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि जब इंसान देख के आता है पेपर तो उसको पता होता है कि रिज़ल्ट क्या होगा आने से पहले। तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स का बहुत डर था। सफ़ा मैं भी तो दोनों का रेगुलर में हो गया है। Yes, sir. वो लोग तो बता रही थी पॉडकास्ट के अंदर कि दोनों खुश थी, बाद में फिर टेंशन में आ गई थी भाई करंट अफेयर्स की वजह से। यस सर। एनीवे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बताइए मॉक टेस्ट के बारे में, क्या आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते थे? हमें 20 मॉक्स प्रोवाइड कराए गए थे और वीकली मॉक्स होते थे। तो मैंने सारे मॉक्स तो नहीं दिए थे, मैंने अराउंड 10 to 12 मॉक्स दिए थे। और पर मैं ये कहना चाहूँगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि मॉक्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना।
डोंट स्किप मॉक्स। अच्छा नम्रा, मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर आ रहे थे बेटा स्टार्टिंग में? सर स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, कितने आ रहे थे? 60s में आ रहे 60s थे। में। और लास्ट में जो मॉक दिया उसमें क्या स्कोर थे बेटा आपके? सर लास्ट में मेरे मार्क्स 90s में पहुंच गए थे। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मॉक के रिजल्ट को लेके डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली यू विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। बहुत अच्छी लाइन बताई आपने ना, यू विल विन, है ना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। बट अगर हार्ड वर्क करोगे तभी, राइट। अपने आप बेटा कोई थाली में परोस करके आपको रिजल्ट नहीं देने वाला, सिलेक्शन नहीं देने वाला। आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, राइट। आपको अपने नेगेटिव एरियाज पे वर्क करना ही पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर आपको आना ही पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी तो बेटा आपको बनानी ही पड़ेगी। एनीवे, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इनके जो सीटी का जो एग्ज़ाम था, जो जामिया का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, उसके अंदर नम्रा के 92.75 मार्क्स आ रहे थे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया आपने? सर इंटरव्यू इसी साल से ऐड हुआ है और इंटरव्यू ऐड करके इस साल से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जामिया वालों ने। लेकिन जैसे ही हमारा एंट्रेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन आपने हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी थी और गाइडेंस सेशंस के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया। इससे रिलेटेड एक शेर है मेरे जहन में, हाँ हाँ प्लीज़ इरशाद। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। वाह, फाइनली यू हैव मेड योर सीट इन द जामिया एंड दिस इज अ विक्ट्री फॉर यू, राइट? यस सर। अच्छा तो नम्रा, थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो कोई ऐसा पल आया लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर ये एक जर्नी है और जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और मेरे साथ भी ऐसा फेज़ आया जब मुझे लगा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। कब ऐसा? सर जब रमज़ान आए थे और रमज़ान के बाद सिर्फ 1 महीना बचा था और उसके बाद फिर AMU का एग्ज़ाम था, तो रमज़ान में कैसे टाइम गुजरता था बिल्कुल पता नहीं चलता था। तो रमज़ान तो ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद जो सिर्फ 1 महीना बचा था उसमें दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि साल का जो पूरा सिलेबस है, प्रिपरेशन है, उसको कैसे मैं 1 महीने में समराइज़ करूँ और सारा रिविजन करूँ। लेकिन उसके बाद सही गाइडेंस और स्ट्रैटेजी के साथ मैंने उसको कवर किया और उसके बाद मैंने अपना AMU का भी एग्ज़ाम क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद जामिया का भी एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और नम्रा से उनकी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि लीगल को किस तरीके से आप कवर करती थी, थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। सर लीगल एप्टीट्यूड और पॉलिटी को मैंने साथ में पढ़ा था। मैंने PYQs के लिए अलग सेपरेट नोटबुक बनाई थी। मैंने लीगल के जितने भी PYQs थे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, उसको मैंने अलग अलग सेपरेट करके PYQs लिखे थे सारे। उसके बाद PYQs में जो टॉपिक रिपीट्स हुए थे उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था। और PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अच्छा तो ये बताइए, GS एंड करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैंने क्लैट और ALET की प्रिपरेशन करी थी तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स एंड लीगल करंट अफेयर्स दोनों कवर हो जाते हैं। न्यूज़पेपर से वोकैब भी कवर हो जाती है। और 1 लाइनर्स के लिए मैंने GK टुडे किया था और संकल्प की PDFs थी, मैंने संकल्प से पढ़ा था। उसमें डेली 10 MCQs आते थे और वो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट और कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा नंबर, आप ये बताइए, संकल्प के बारे में टॉपर्स बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये संकल्प क्यों इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए? Sir, I want to say that Sankalp is the cure to all your diseases of current affairs, well, especially one-liners and static GK. It was very comprehensive and to the point. ओके, दैट्स नाइस। अच्छा अभी बताइए, आपका AMU में सिलेक्शन हुआ। AMU में इंग्लिश का वेटेज काफ़ी रहता है, इसका मतलब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी रही। जामे में भी इंग्लिश का वेटेज है, राइट? Yes, sir. तो आपने इंग्लिश को किस तरीके से मैनेज किया? Sir, English में मेनली vocab, synonym, antonym, one word substitution ये सब पूछे जाते हैं। पैसेजेस का वेटेज काफ़ी कम रहता है, तो vocab के लिए मैंने OG स्ट्रैटेजी थी गुफरान सर की, वो मैंने फॉलो किया था उसको, कि एक वर्ड होता था, उसके सर ने बोला था कि उसके 4 आपको सिनोनिम लिखने हैं, पर मैंने 4 सिनोनिम भी लिखे थे, मैंने 4 एंटोनिम भी लिखे थे, तो एक वर्ड से मैंने 9 वर्ड्स मैंने लिख लिए थे। मेरे पास मटेरियल बहुत सारा था, पर मसला ये है कि अगर आपके पास मटेरियल तो होता है, पर अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे उसको तो फिर बाद में वो बैकलॉग बन जाएगा। तो आप वोकैब गुफरान सर की OG स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए। ओके नाइस। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी बेटा? तो मैथ्स और रीजनिंग हमें आप पढ़ाते थे और आपने भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ तक कि आपने यूट्यूब पर भी
इतने लंबे लंबे सेशंस लिए थे, उस पर PYQ सारे सॉल्व कराए थे, तो उस इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अच्छा, मैंने सुना है कि इस बार जामे के अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, तो ये वुमेन एम्पावरिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यस सर, ये सच है। और हम देख रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में आगे आ रही हैं, और ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। I was also inspired by late Honorable Justice Fatima Bibi, who is the first Muslim women judge as well as the first women judge of the Honorable Supreme Court of India. I want to say to all the girls out there, believe in yourself, because success comes to those who believes in the beauty of their dreams, and you don't need permission to fly, because the wings is yours and the sky belongs to no one. तो वेरी नाइस हमरा, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जो भी गर्ल्स इस पॉडकास्ट को देख रही हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि गर्ल्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप यू आर क्वाइट यंग, है ना, यूथ है, एंड सोशल मीडिया जो होता है बेसिकली, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देता है यूथ को, राइट? तो हाउ यू हैव हैंडल्ड द सोशल मीडिया? Sir, there's a difference between enjoying your youth and destroying the future. हमारे पास enjoyment के मौके बाद में भी आ सकते हैं, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपनी स्टडी को। तो मैंने भी यही किया था। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, और क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो हमारी स्क्रीन होती है वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। उसी फ़ोन में हमें पढ़ना होता है, और वही फ़ोन हमारे डिस्ट्रैक्शन का भी रीज़न बन सकता है और हमारी बहुत सारे सक्सेस का भी रीज़न बन एप्लीकेशन भी सकता होते है। हैं, Yes, sir. इंस्टाग्राम हो गया, उसके कई सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, है ना, उसके अलावा फेसबुक sir. है, तो सबको आप बंद कर दिया करती थी? सर, मैंने तो इंस्टा को डिलीट कर दिया था, और अच्छा। सिर्फ व्हाट्सएप रखा था, और यूट्यूब था, और हमारा MLS ऐप था। अच्छा, एंड योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज यू, इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू, एंड वन ऑफ यू हैज़ टू डाई। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू एंड वन ऑफ यू शुड हैव टू डाई, राइट? वेरी नाइस। सर, डिस्ट्रैक्शंस नॉर्मल हैं, और डिस्ट्रैक्शंस आर नॉर्मल, और गलतियां सबसे होती हैं, पर महान वही होता है और सक्सीड भी वही होता है जो कि अपनी गलतियों को कबूल करता है और उसके बाद वो आगे भी बढ़ता है। आगे बढ़ता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। निकले ही नहीं, वेरी नाइस, है ना। ये जो थॉट होता है बेसिकली ना, एटलीस्ट कम से कम एफर्ट्स तो करो। गुमराह तो वही है ना कि जो घर से भी निकले ही नहीं है। थैंक यू सो मच नम्रा। तो अच्छा दोस्तों, हम लोग पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, और नम्रा से जो हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नम्रा, आप बताइए, टी और कॉफ़ी? सर, कोल्ड कॉफ़ी। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? सर, आई एम एन अर्ली बर्ड। मॉक टेस्ट और PYQ? सर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इंडिस्पेंसिबल, किसी को भी नहीं छोड़ सकते आप। इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड? लीगल एप्टीट्यूड। डिफाइन नम्रा इन वन वर्ड? ऑप्टिमिस्ट। डिफाइन जामे इन वन वर्ड? लेगेसी। डिफाइन MLS इन वन वर्ड? सिलेक्शंस हेडक्वार्टर। फेवरेट टीचर? सर, निशात मैम। नाइस। निशात मैम तो पॉडकास्ट देख रही होंगी, राइट? आई विश सर। फेवरेट सब्जेक्ट? सर, इंग्लिश। सो वन मोटिवेशन लाइन फॉर 2027 एस्पेक्ट? I want to say that first believe in yourself and give your 100%. And I want to conclude it with a शायरी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस। आप तो ऑनलाइन में थी, वाई ऑफलाइन क्लासेस? सर, मैंने कुछ गलतियाँ की और उनसे सीखा, और ऑफलाइन में मेरा रिजल्ट और इम्प्रूव हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। इंटरव्यू और रिटन एग्जाम? सर, रिटन एग्ज़ाम। अच्छा, इंटरव्यू देना पसंद नहीं है आपको? नो सर। ड्रीम लॉ करियर? Sir, in the upcoming 5 years, I will explore, and I just want to focus on the studies as of now. ओके, सो एक हैबिट जो टॉपर्स में होनी चाहिए? Never give up. अच्छा नंबर, आप ये बताओ, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? Do hard work, dream and dream big. We all know that hard work sucks, but less than regret. Backlog मत होने दो बिल्कुल भी, और स्मॉक को और PYQs को बिल्कुल भी स्किप मत करना। करंट अफेयर्स, मैथ्स और वो कैब को प्रिपरेशन के एंड के लिए मत छोड़ो, स्टार्टिंग से ही करो, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल सक्सीड। तो देखा आपने, नम्रा ने कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी एडवाइस दी कि अभी से लेकर के आप चले, ऐसा नहीं कि लास्ट में आप चीज़ों को छोड़ दे जाइए। वो कैब की बात की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जामे के अंदर भी वो एमी में अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का,
तो आप अभी से लेके चलेंगे तो लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन सकता है, राइट। तो जो भी टिप्स और जो भी एडवाइस नम्रा ने दिया आप इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आप इस बात को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप इस पॉडकास्ट के पार्ट बन जाओ। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद नए टॉपर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।